एवरीवन, टुडे वी हैव डॉक्टर सुजाता, जिनके बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। तो सुजाता, स्टार्ट करो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Sujata, Abhi Dr. Sujata. So I have done my PhD from IIT Indore. I have worked on astroparticle physics, basically neutrino physics, and I just completed my Viva on 2nd December. So that's it. सो नाउ यू आर डॉक्टर सुजाता। सो हेलो डॉक्टर सुजाता। Yes. तो सुजाता, अरे पहले सबसे पहले ये बता दो आप कि मतलब आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, फिर मास्टर्स आपने कहाँ से किया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से पढ़ेंगे तो हम पीएचडी कर सकेंगे ज्यादा अच्छे से, तो ये डाउट होता है, तो ये आप बता दो पहले। मैंने मेरा मास्टर्स और बैचलर्स दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मिरांडा हाउस से। बट आपको पता ही है कि मास्टर्स तो मतलब सबका एक ही साथ होता है, सबके क्लासेस एक ही साथ होते हैं। तो मैंने वहीं से मास्टर्स किया था। उसके बाद मेरा गेट और जेस्ट क्वालिफाई हुआ था, जिसके कारण मुझे पीएचडी मिली आईआईटी इंदौर में। और वो मेरा पसंद का ही टॉपिक था, क्योंकि मुझे पार्टिकल फिजिक्स में मैंने डिसर्टेशन करके रखा था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ने का। तो इसलिए मैंने वहाँ पे आईआईटी इंदौर में अपना पीएचडी किया। आपने जैम का एग्जाम दिया होगा? मैंने जैम का एग्जाम नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे जैम में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोर फिजिक्स ही पढ़ना था, और मुझे ये पता था कि कौन कौन से आईआईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और अच्छे होते हैं। तो मुझे आईआईटी दिल्ली का पता था कि वहाँ पे कंडेंस मैटर काफ़ी अच्छा है, बट कोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि थ्योरी में मुझे क्या करना है। मुझे ये पता था कि थ्योरी मुझे करना है, लेकिन मतलब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मुझे नहीं जाना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि थ्योरी में मुझे क्या करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि डीयू इज अ गुड प्लेस टू डू इट। तो मैंने मास्टर्स मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस डीयू का दिया था, और मेरा रैंक अच्छा खासा आ गया था, तो मुझे हॉस्टल भी मिल गया था पास में ही। तो ठीक थी, लाइफ सेट थी ना। तो फिर इसका क्या सीन था? मतलब आपने बताया था कि एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा मतलब मैं भागती थी, तो उसका रीजन क्या था? बीएससी में आपसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे या वाइवा थोड़ा खराब जाता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स से मैं भागती नहीं थी। मुझे एक्सपेरिमेंट्स भी पसंद थे। वही होती है ना कि ज्यादा रुझान जिस चीज में होती है, मतलब ज्यादा आप इंक्लाइंड किस चीज में होते हो, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मतलब देयर इज नो डाउट। क्योंकि आप कुछ भी थ्योरी बना दोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मतलब नेचर हैज टू अग्री विद इट. Exactly. And how are you going to test it? Experiments is the only way to do it, right? So obviously experiments बहुत important है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि experiments important नहीं है, और मुझे experiments करना भी पसंद था। लेकिन मुझे उस टाइम पे मुझे special relativity दिखा, like मुझे बहुत amazement होता था कि किसी ने ऐसा सोचा कैसे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथ्स से डिराइव्ड है, कैसे मैथ्स से हम लोग एंटायर सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, तो फिर आपने डिसर्टेशन भी किया होगा पार्टिकल फिजिक्स पे, जैसा आपने बताया, तो वो कैसा था आपका? मतलब डिसर्टेशन आपने किस टॉपिक पे किया, और मतलब बीएससी के नॉलेज से उसका कुछ रिलेशन था, कुछ था, या फिर बस ऐसे कि जो आपने मास्टर्स में किया और बस करते चले गए? डिसर्टेशन मैंने किया था नॉट एग्जैक्टली पार्टिकल फिजिक्स, बट रिलेटेड टू, आई स्टडीड कपल सिस्टम यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। सो हायर स्पिन पार्टिकल्स कैसे, जैसे मान लीजिए 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, राइट? तो वो मैंने डिसर्टेशन किया था। उसका रिलेशनशिप बीएससी, हाँ, बेस के लिए 12th बीएससी एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मास्टर्स से उसका ज्यादा रिलेशन था, क्योंकि कोर क्वांटम मैकेनिक्स तो मास्टर्स में ही ज्यादा समझ में आया था। Exactly. तो उसी के तो फिर आपने डिसर्टेशन को तो शायद कंटिन्यू नहीं किया था आईआईटी इंदौर के अंदर, क्योंकि वहां पे तो गाइड चेंज हुआ होगा, मतलब सारी चीजें बदल गई थी। तो फिर जो आपने एमएससी में स्पेशलाइजेशन जो लिया था, आपने जो सब्जेक्ट लिए थे, पहले तो यही बता दो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पे लिए थे,
और फिर उसने आपको पीएचडी में कैसे हेल्प किया? और क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे होते हैं जैसे जिनने कंडेंस्ड मैटर को स्पेशलाइजेशन में ले रखा होता है इसमें एमएससी में, और फिर मास्टर्स में जाके सॉरी पीएचडी में फिर जाके वो एस्ट्रो वगैरह किसी में चले जाते हैं। तो आपको जी। कुछ हेल्प मिला था या फिर मतलब ठीक है किसी ने अगर कंडेंस्ड मैटर पे किया तो वो एस्ट्रो पे जाकर आराम से काम कर सकता है पीएचडी, मतलब इसका जी, क्या है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो मेरे सबसे पहले तो मेरे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे स्पेशलाइज़ेशन सब्जेक्ट्स मेरे थे एस्ट्रोफिज़िक्स था, जीटीआर था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम्म, क्वांटम फील्ड थ्योरी था और प्लाज्मा फिज़िक्स था। तो सारे हम्म, ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे। बट एक्चुअली मैंने जिस चीज़ पे काम किया वो है एस्ट्रो पार्टिकल फिज़िक्स। तो हम्म, पार्टिकल फिज़िक्स जो मुझे नहीं आता था एक्चुअली, हम्म, तो एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि डेजर्टेशन ने मुझे ये हेल्प किया कि मुझे समझ में आया कि रिसर्च कैसे होता है और रिसर्च के लिए मेरा मेटल है क्या, हम्म, मतलब रिसर्च के लिए बहुत परसिवरेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। तो जी, बिल्कुल। तो उस मतलब डिसर्टेशन ने मुझे इतना सिखा दिया कि पेशेंस बहुत चाहिए, अब आपको आगे करना है या नहीं, ये मुझे हम्म, डिसर्टेशन से पता चला। मेनली मुझे यही पता चला था डिसर्टेशन से। और रही बात आप अगर कंडेंस्ड मैटर में कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको एस्ट्रो में पीएचडी करना चाहिए, तो आप कंप्लीटली कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यू हम्म, कैन लर्न ऑन द वे, लर्निंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हम्म, सो क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ लिया है और आपको पता है कि हाउ टू लर्न हम्म, थिंग्स। सो आप ग्रुप में जाओगे तो यू कैन टेक कोर्स वर्क्स ऑन दैट सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। एंड ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट इन मास्टर्स और उसी पे आपको पीएचडी करना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट। तो ऐसा होता है कि देखिए मतलब बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे को आईआईटी मंडी मिल रहा था बट मेरे को आईआईटी इंदौर चाहिए, मेरे को ये आईआईटी मतलब मास्टर्स में। तो जी। मतलब ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलना चाहिए क्या, मतलब ये सही चीज है क्या कि नहीं मेरे को आईआईटी मतलब इस वाले आईआईटी के अंदर ही मेरे को काम करना चाहिए या इसी आईआईटी के अंदर से मेरे को मास्टर करना चाहिए, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए बच्चों के माइंड में, या फिर चलो यार जहाँ पे एडमिशन मिल जाए पहले मास्टर्स करो फिर पीएचडी के बाद पीएचडी के टाइम पे सोचना, जब पीएचडी का एंट्रेंस दो तब सोचना कि मेरे को क्या करना है, मतलब कौन से आईआईटी में जाना है या कौन से में नहीं जाना है। तो इस पे आप क्या जी। बोलोगे? मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करूँगी, अगर कोई भी मुझे बोलेगा कि मुझे मंडी में नहीं जाना, मुझे इंदौर में जाना है, हम्म, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या अगर ये कारण है कि वहाँ पे प्रोफेसर जो रिसर्च होता है आईआईटी मंडी के अंदर, वो मेरा XYZ टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, या फिर इंदौर में कुछ ऐसा टॉपिक कुछ रिसर्च हो रहा है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। हम्म, फर्दर अगर आप और वही रिसर्च मतलब उसी रिसर्च का एक्सपीरियंस लेके मैं पीएचडी में अप्लाई करना चाहता हूँ, शायद। अगर ऐसा दिमाग में है तो मे बी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं अग्री करूंगी, हालांकि उसमें भी मैं 100% अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में ले सकते हैं, लेकिन पीएचडी में आपको फिर से नई तरीके से चीजें सीखनी पड़ेंगी ही। एग्जैक्टली। जी। हम्म, जी, तो ये तो चीज़ है। और दूसरी बात है, जो स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ यू नो स्टेटस सिंबल है कि भाई ये एग्जैक्टली। नहीं वो, तो सही रैंक वाला उनको कॉलेज चाहिए मेरे को, रैंक मेरी इतनी थी इसके एग्जैक्टली अकॉर्डिंग आई डिजर्व दिस आईआईटी काइंड ऑफ। या देखिए ऐसा नहीं है कि उसका कोई फर्क नहीं, मैं ये इतना ब्लंटली नहीं बोलूंगी कि आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, या फिर ऑब्वियसली रैंकिंग है तो उसका कुछ रीजन है वहाँ पे, प्रोफेसर्स एक तरह के हैं, वहाँ पे पढ़ाई एक तरह की होती है, इसलिए उनकी उसकी रैंकिंग है, वो तो है। बट सिर्फ इसको स्टेटस सिंपल की तरह लेना इज नॉट अ गुड थिंग। आप जाओ, आप अच्छे से मास्टर्स में बेसिक्स पढ़ो, उसके बाद थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। वो आप पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ आईआईटी अच्छे आईआईटी में चले जाने से आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्टड हो जाओगे, ऐसा नहीं स्टड हो होता। जाए, ये सही बात। अच्छा जैसे आईआईटी इंदौर से आप हो तो पहली बात तो ये कि जी। आपने आईआईटी इंदौर क्यों चूज किया, एक क्वेश्चन ये रहेगा। हाँ जी। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि जैसे आईआईटी इंदौर में एक सब्जेक्ट है एमएससी एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक जी। है, तो मतलब जी। ऐसा होता है कि वो कितना रेलेवेंट है बच्चों के लिए, मतलब बच्चे ऐसा ऐसा क्योंकि ये अभी आपने भी बोला कि देखो आप एमएससी जो है वो किसी और टॉपिक पे करके आप टॉपिक स्विच कर सकते हो पीएचडी में। सो एग्जैक्टली। मतलब ऐसा होगा कि एमएससी
इन एस्ट्रोनॉमी, इज दैट अ गुड आइडिया और समथिंग की नहीं यार एक जनरल एमएससी लेके चलते हैं, फिर बाद में पीएचडी में डिसाइड करेंगे कि अपने को किस टॉपिक में पीएचडी करनी है। तो विच वन इज बेटर, कौन सा आइडिया आपको ठीक लगता है, या फिर दोनों ही चलेगा, या फिर मतलब क्या कहना चाहोगे? वही मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपने आप को कि आपको एमएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स क्यों करना है। क्या आपका ये प्रोग्राम है कि आप सेकेंड ईयर में तो सबको रिसर्च करना है ऑब्वियसली, लेकिन क्या आप बहुत सीरियसली स्टार्टिंग से रिसर्च करके आपके पास इनफ या तो आपके पास पब्लिकेशन होना चाहिए टू अप्लाई अब्रॉड। अगर ये आप सोच रहे हो कि एस्ट्रोफिजिक्स में ही पीएचडी करना है और मुझे एक रिसर्च पेपर चाहिए या मुझे एक सॉलिड रिपोर्ट चाहिए जो मैं आगे अपने सीवी में दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो इट मेक सेंस कि ठीक है। लेकिन अगर आपका है कि आप बहुत श्योर अपने आप को इतने, आपका स्कोप इतना बड़ा था, ठीक है, अगर आप एमएससी में मतलब आप अभी से डिसाइड कर रहे हो कि आपको एस्ट्रो ही करना है, तो फिर ठीक है। अगर आपका इतना ज्यादा फोकस है उसी पे तो ठीक है, फाइन। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि फोर फ्रंट किसी भी टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड होंगी, मतलब कोई भी लीडिंग टॉपिक में जी, तो मे बी यू शुड गो फॉर अ जनरल एमएससी अकॉर्डिंग टू मी। यस। और मतलब एक चीज और कि कहीं पे भी एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक एंट्रेंस क्लियर करना, बिकॉज आपके अंदर टैलेंट है कि हाँ कि आपको एस्ट्रो के अंदर आपको बहुत कुछ आता है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है, बट द मेन थिंग इज कि आपको एंट्रेंस तो क्लियर करना ही, चाहे आप जस्ट क्लियर करके जाओ, चाहे सीएसआर नेट क्लियर करके जाओ, चाहे गेट क्लियर करके जाओ। तो मतलब आपने एमएससी के साथ आपने ये चीज कैसे मैनेज की कि एमएससी भी कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास डिसर्टेशन भी था जो कि एक तो मतलब छोटा मोटा वो रिसर्च हुआ, तो उसके अंदर इस चीज को मैनेज करना मतलब कैसा था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा था? फायदा मुझे इस बात का मिला क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही आपका मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि मैंने आईआईटी इंदौर क्यों चूज किया। या एग्जैक्टली। हाँ, तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको शायद मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, बट फिर भी क्योंकि मुझे थियोरेटिकल करना था और मुझे पार्टिकल फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे जो गाइड है वो पार्टिकल न्यूट्रिनो फिजिक्स में उनने काम करके रखा है और उनका काम मुझे अच्छा, और वो जो टॉपिक मुझे ऑफर कर रहे थे, तो मेरा क्या टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि बहुत हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज जो एमिट होता है, जैसे कोई एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा सन ही है, तो भी एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार्स आपको पता है एजीएंस होते हैं जहाँ पे बीच में ब्लैक होल होता है और आसपास गैलेक्सीज होती है, ठीक है। वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको कॉस्मिक रेज, गामा रेज और न्यूट्रिनोज देते हैं, और उसमें जो न्यूट्रिनोज होता है वो सबसे कम इंटरैक्ट करता है ऑन इट्स वे, तो वो पूरी फेथफुली जो भी उसके एमिशन का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत फेथफुली बताता है। तो मैंने उसके बारे में स्टडी किया है। एक एक्सपेरिमेंट है साउथ पोल में, आइस क्यूब बोल के, वो उन न्यूट्रिनोज को देखता है, दे डिटेक्ट दोज न्यूट्रिनोज। तो मैंने उस पर स्टडी किया है, तो मुझे वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक और ये पीएचडी चूज किया, क्योंकि मैंने जाके देखा तो दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट ही वाज वर्किंग विद एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो पहली बात तो ये। फिर आपका क्वेश्चन क्या था? मुझे वो एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस को आपने कैसे मैनेज किया था? राइट, तो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की थी। फर्स्ट आपको पता है ड्यू का मास्टर्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मतलब आप डरो मत, पहली बात तो है कि आप डरो मत, और दूसरा है कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसी दिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास एक फाइल जनरेट होगा जो कि आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने साथ साथ ही उसको पढ़ते गई, और इसलिए मेरा जो भी मैंने और भी एग्जाम्स क्लियर किए थे तो उसी वजह से क्लियर हुआ था जी। ओके। कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस है कि एस्ट्रो में मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे, कि मतलब जैसे आपने चूज किया तो करियर को तो सोच के ही किया होगा कि हाँ फ्यूचर में मेरे को ये करना है, इसको तो इस पे अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं मतलब इंडिया में खास? देखिए एस्ट्रो में इंडिया में या अब्रॉड में? इंडिया में पूरा मिक्स करके कर दीजिए आप, चलेगा। अच्छा तो फिर एस्ट्रो में इट डिपेंड्स कि आपका स्किल क्या है, स्किल सेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज तो एकेडमिक्स है,
आप पोस्ट डॉक में अप्लाई कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी के बाद आप एलिजिबल हो कम्प्लीटली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज तो आपको पता ही होंगी, ये है एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा आपने क्या स्किल डेवलप किया है? फॉर एग्जांपल अगर आपने बिग डेटा पे काम किया है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे स्कॉलर्स को लेते हैं जो बिग डेटा पे काम करते हैं, या फिर आपने मान लीजिए मशीन लर्निंग पे काम किया है, तो आपका क्या स्किल डेवलप हुआ ड्यूरिंग पीएचडी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन इन डिसाइडिंग व्हाट स्कोप यू आर गोइंग टू हैव। जी। और मतलब आपने भी जैसे बोला कि आपने एमएल में, मतलब मशीन लर्निंग में मतलब अच्छा स्किल आपने डेवलप किया था। सो द थिंग इज कि हाउ कोडिंग इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एमएससी और पीएचडी फॉर डूइंग योर पीएचडी फ्रॉम एनीवेयर, मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर पीएचडी करनी है तो इसके लिए कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आजकल तो सब में ही कोडिंग चाहिए होता है ऑलमोस्ट, चाहे वो किसी में भी अगर वो काम करा तो ऑलमोस्ट सब में मेरे ख्याल से कोडिंग चाहिए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? कोडिंग तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आप अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे नहीं। आपके पास जो प्रॉब्लम होगा दैट विल बी मशीन इंटेंसिव, वो आपका कंप्यूटर ही आपको सॉल्व करके देगा, और यू शुड नो हाउ टू मेक द कंप्यूटर डू व्हाट यू वांट, राइट? ये तो है ही। लेकिन रही बात बीएससी और एमएससी में कोडिंग की, तो अगर आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन पीएचडी में भी ये स्किल लर्न किया जा सकता है, इट्स कम्प्लीटली लर्नेबल स्किल। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती तो आप रिसर्च नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज लर्न एंड यू कैन लर्न ऑन द वे एज वेल। ओके, तो अच्छा एक चीज और था कि मतलब एक ने पूछा कि जैसे कुछ हम एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एसओपी फिल करना होता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो लगभग हर जगह, मतलब टीआईएफआर भी फिल करवाता है मेरे ख्याल से, आईआईटीज भी कुछ आईआईटीज में फिल करना पड़ता है। हाँ, तो उस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है? मतलब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, कुछ बच्चे तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं सीधा इधर उधर से, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसको फील कैसे करना है, मतलब क्या करना है उसमें? एसओपी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेसिकली आप compete कर रहे हो लोगों के साथ, राइट? अगर दो बच्चे, आप और आपके फ्रेंड ने सेम स्कोर किया तो देयर शुड बी अ वे टू डिस्टिंग्विश them, right? Exactly. So SOP और further not only that, SOP आपका बहुत अच्छा impression, जैसे for example you want to go to a guide, ठीक है, तो गाइड इज गोइंग टू रीड योर एसओपी कि आप क्यों करना चाह रहे हो रिसर्च, आपके पास कोई वैलिड रीजन है क्या रिसर्च करने का, ठीक है, ये सब वो देखेंगे ही, क्योंकि आप लिख सकते हो कि नहीं। रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर्स लिखने वाले हो, तो इसलिए एसओपीज इम्पोर्टेंट है। और एसओपीज में क्या है, मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है आईआईटी में, तो फिर मैंने देखा कि बहुत लोग बहुत कुछ हाई फाई लिखना चाहते हैं कि ये है वो है, वो आपको एसओपी में नहीं लिखना, आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज या फिर आपका ऐसा वियर्ड आइडियाज नहीं बताना है एसओपी में। एसओपी में का सिंपल फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका क्या पर्पस है उधर जाने का, क्या आपके पास स्किल सेट है, क्या आप परसिवरेंस हो, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो क्या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, आप अपने गुड स्ट्रॉन्ग फुट अहेड रखिए। तो मैं बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, सेकेंड पार्ट में आपको क्यों रिसर्च करना है, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या आपने पढ़ा था, कौन से टीचर से पढ़ा था, या फिर क्यों अप्लाई कर रहे हो इस पे, सेकेंड पार्ट में वो करो। और थर्ड पार्ट में अपने स्किल सेट बताओ कि देखो मैंने ये काम किया था, या मैंने ये पढ़ा था, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मैं एक वैलिड कैंडिडेट हूँ और इसलिए मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, होपफुली आपको भी मेरे पे कॉन्फिडेंस होगा। तो ऐसे एसओपी दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब अभी क्या है कि अभी के टाइम पे आपने जैसे बोला कि मतलब एक तो आप ये बता दो कि जैसे आपने गेट क्लियर किया, आपने जस्ट क्लियर किया, उसके बाद आपने तो मतलब उस गाइड को आपने मेल किया होगा, मे बी प्रोबेबली आपने मेल किया होगा कि सर मेरे को आपके अंडर वर्क करना, या फिर दूसरा अभी का तो ये चल रहा है कि जैसे अगर आईआईटी बॉम्बे के अंडर अगर आपको पीएचडी करना तो आप जाइए वहां पे, उसका एक रिटन टेस्ट होगा वो देना पड़ेगा, उसका फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। वहां पे भी ऐसा होता है कि आप आफ्टर 6 मंथ मतलब आपको एक गाइड अलॉट होगा, या फिर गाइड अलॉट होगा तो भी वो फिक्स होने में, सब कुछ होने में 6 मंथ का टाइम लग जाता है।
जी तो ये जी आपका कैसा था, या आपका सेम था जो मैंने बताया, या कुछ डिफरेंट था? और दूसरी चीज कि आपकी पीएचडी की जर्नी कैसी रही, मतलब ये 5 साल 6 साल जो आपने निकाला यहाँ पे, तो जी वो कैसा जी। था, इसके बारे में बताइए। और मतलब इसके लिए मतलब यहाँ पे क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है पेशेंस, पेशेंस बहुत जी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर बहुत पीएचडी। ज्यादा। हाँ, जी तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? जी। हम्म, तो सबसे पहले तो मेरा कैसे एडमिशन हुआ था, तो 6 महीने का, जनरली इट वेरीज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, कि exactly. आपको अपना गाइड और अपना सब्जेक्ट चूज करने के लिए टाइम मिलता है। फर्स्ट ईयर इज फॉर कोर्स वर्क जनरली इन ऑल द आईआईटीज, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग। सो दैट इज अ वेरी गुड टाइम। हम्म, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा टाइम है। उस टाइम पे आप जाकर के मिल सकते हो लोगों से, उनके जिन गाइड के अंडर आप काम करना चाहते हो, यू शुड गो एंड टॉक टू उनके पीएचडी स्टूडेंट्स। जो पास आउट हो चुके हैं उनका पता लगा, उनसे फ़ोन पे बात करो, उनसे ईमेल एक्सचेंज करो, पता करो कि वेदर you will be able to work there. Are you interested first of all, and secondly, can you work there? हम्म, क्योंकि हमेशा हमेशा गाइड और स्टूडेंट का मतलब च- कॉम्बिनेशन होता बहुत ही, इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा जी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाँ। जी। तो वो आप फाइंड आउट करो। हम्म, मैंने भी स्टार्ट कोर्स वर्क से ही किया था, बट मुझे मेरा टॉपिक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, अच्छा, तो मैंने कुछ महीने बाद ही उसके ऊपर पढ़ना और काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और मैं बहुत क्लियर थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसी क्लैरिटी सबको हो, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है हम्म, कि बेटर है कि आप एक्सप्लोर करो, पहली बात तो ये है। हम्म, दूसरी बात है कि हाँ, पीएचडी में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको फ़ायदा मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो है पेशेंस एंड परसिवरेंस। मतलब ये ऐसा है कि आपको हर दिन जाना है, हर दिन फेल होना है, और कभी आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स यू विल गेट अ रिजल्ट, ठीक है। हम्म, उस रिजल्ट को देख के आप खुश होते हो थोड़ी देर, उसके बाद फिर यू हैव, क्योंकि दैट सिर्फ एक रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, देन हम्म, अगेन यू हैव टू गो। मतलब आप अटकोगे ही, आप फेल होगे ही, हम्म, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। है। तो यही है कि आपको परसिवरेंस एंड पेशेंस इनकलकेट करने का बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। एग्जैक्टली। आप एंड दिस कैन आल्सो बी अ लर्न स्किल। हम्म, मतलब यू डोंट हैव टू बी ओ माय गॉड आई एम वेरी मेंटली स्ट्रांग, अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जाओ, फेल फेल हो, और फिर से अगले दिन जाओ लैब वापस, है हम्म, ना। किसी किसी दिन बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे, बहुत दुख, डिप्रेस्ड शायद नहीं हो यूज करना जाता चाहिए है, मुझे, बुरा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब रात को नींद जी नहीं आती है बिल्कुल भी। जी 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 जी। तो वो सब होगा, लेकिन वही है कि आप कितने दिन उस स्टेट में रह रहे हो, क्या आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर पा रहे हो कि कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन बुरा फील करेंगे, अगले दिन फिर से जाएंगे, काम करेंगे, है ना। हम्म, तो ये स्किल बहुत जरूरी है पीएचडी हम्म, के लिए। और आपके 6 इयर्स कैसे गए, कैसा लगा आपको 5 to 6 इयर्स जो भी आपने मेरे जी मेरे 6 इयर्स, मैंने, ये तो है कि मैंने बहुत काम किया। हम्म, और जब काम होता था, जब पब्लिकेशंस होते थे, तो उसकी खुशी तो अलग ही अलग ही खुशी होती होती थी है, बिल्कुल। मतलब जी। और लोग, आप जा रहे हो, लोग आपको जान रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, जिनका पेपर्स आप पढ़ते हो उनसे डायरेक्ट 1 to 1 बात कर पा रहे हो, हम्म, आप लोगों को जानते हो, लोग आपको जानते हैं, बात हो रही, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन है कि ये पूरा पीएचडी लाइफ में नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। हम्म, मेरे भी टाइम्स होते थे कि कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, फिर अगले दिन जा रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कोशिश किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज तो होगा ही। और इसीलिए मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे पीएचडी करना चाहिए या नहीं, अगर ये क्वेश्चन है, हम्म, तो मैं बोलूँगी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। ये हमेशा आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप क्या इतने इंटरेस्टेड हो इस वर्क में कि हम्म, आप इतना पेशेंस और परसिवरेंस रख सकते हो टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक्स, हर्डल्स जो भी। हम्म, फेलियर्स। जी जी अच्छा, और मतलब बीइंग अ गर्ल, ये आपके लिए कैसा था? मतलब है ना कि मतलब होता ना कि ठीक है लड़कियां हैं तो थोड़ा मतलब आईआईटीज में वैसे भी लड़कियां कम ही दिखती है, रिसर्च वर्क में तो और जी भी कम हो जाती है, तो ये कैसा था? जी। मतलब इसमें कभी कुछ मतलब डिफिकल्टीज आई, या बस जैसा था वैसा चला गया?
पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो डिफिकल्टीज नहीं आई हैं. अच्छा। मे बी आई एम लकी. हुँ, हुँ। और मेरे कोलीग्स एंड एवरीबडी वाज वेर वेरी वेरी गुड। सपोर्टिव. हुँ, हुँ। माय फैमिली इज आल्सो वेरी सपोर्टिव. हुँ, हुँ। has been and always is very supportive. So ये तो है. लेकिन वही है कि बात तो वही है कि जैसे जैसे सिर्फ रिसर्च में नहीं, जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती है वैसे वैसे उस गर्ल्स या विमेन का पार्टिसिपेशन कम होते रहता एग्ज़ैक्टली, है ना. बहुत सारा। हुँ, हुँ, तो तो ये सोच के बैठ जाना कि अरे बहुत कम लड़कियां जाते हैं, यही तो हमें बदलना हुँ। है ना. हुँ, हुँ, If everybody will go and try to do डिफिकल्ट थिंग्स, हुँ, हुँ। तो तभी तो ये चेंज होगा ना कि मे बी एग्ज़ैक्टली। आईआईटी में रिसर्च में बहुत सारी लड़कियां आएंगी. आप ट्राई तो करो और आपको ट्राई तो करना ही चाहिए, हुँ, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट ना. वी वांट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. हुँ। तो वो तभी होगा जब आप आगे एफर्ट आओगे, डालोगे. सही बात है, हाँ। यस. और दूसरी चीज़ एक चीज़ और पूछनी थी, मतलब बच्चे थोड़ा-सा परेशान थे क्योंकि देखो मैं आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ जो मतलब इस लेवल के बच्चों के लिए थोड़ा ये हो जाता है ना, तो अभी बच्चे थोड़े-से परेशान हैं रिकमेंडेशंस को लेके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हाँ ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहाँ पे कॉलेज तो हो ही नहीं रहा, क्लासेस लग ही नहीं रही है और जी कुछ बच्चे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कि जी. रिकमेंडेशन कितना मैटर करता है, पहली चीज़ तो ये। और रिकमेंडेशन मतलब किनके पास जाके लेना चाहिए, किनसे बात करनी चाहिए? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है बच्चे मेरे मेरे को भेज देते हैं, मेरा ईमेल आईडी डाल देते हैं रिकमेंडेशन में। तो वो तो कभी होगा नहीं, कभी काम नहीं करेगा। तो मतलब इस पे थोड़ा आप क्लियर कर दो सबको इन बच्चों को। सिंपली देखिए, रिकमेंडेशन उनसे मांगना चाहिए जो आपको जानते हो, जिनके हुँ, साथ आपने काम किया या फिर आपने जिनका क्लासेस, जैसे स्कूल में प्रॉपर प्रोफेसर का कोर्स ले करके वो आपको जानते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए बातें ताकि वो आपको जाने. जान उनसे क्वेश्चन कीजिए. उनके असाइनमेंट्स होते हैं तो वो टर्न इन कीजिए. उनके असाइनमेंट को थोड़ा और मेहनत कीजिए, बेसिकली टू एग्ज़ैक्टली। क्रिएट टू हुँ, क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर टीचर. टीचर। और अगर आपको आपके टीचर्स जानेंगे तभी वो आपका रिकमेंडेशन लिख पाएंगे. हुँ, हुँ, और जनरली टीचर्स को रिकमेंडेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हुँ, हुँ, बशर्ते वो आपको जानते हो. जानता हूँ। तो जी. तो अभी ऑनलाइन मैं समझ सकती हूँ कि अभी ऑनलाइन हो गया है एवरीथिंग, तो वन टू वन कनेक्शन नहीं हो पाता है हुँ, हुँ, स्टूडेंट टीचर का, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा इस चीज में कि हुँ, हुँ, आप, और अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन तो कनेक्टेड हो ना. हुँ, तो हुँ, आप ऑनलाइन से तो आप कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कभी भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मेल, हुँ, हुँ, है ना. हुँ। सो दीज आर द वेज टू गेट कनेक्टेड. और कभी ऐसा होता है कि टीचर मना कर देता है कि नहीं मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। तो अब बच्चा स्कूल ही नहीं जब कॉलेज जा ही नहीं रहा, टीचर उसको जानता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो टीचर मना ही कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिन पे क्लासेस ही नहीं लगती बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चा क्या करे और उसको पढ़ना है, हायर स्टडीज़ में तो जाना ही है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो एमएससीज़ में भी बहुत जगह जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आप कर रहे हो एमएससी पीएचडी, तो इन दैट केस वहाँ पे जी रिकमेंडेशन तो माँग देता है, टीआईएफआर रिकमेंडेशन माँग देता है, फिर जेस्ट जी. में कहीं-कहीं पे रिकमेंडेशन माँग देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कि आपको आपके टीचर रिकमेंडेशन ही नहीं दे रहे हैं, हाँ, वो दे ही ऐसे नहीं वो मना सिचुएशन कर होता देते हैं सीधा ही कि नहीं मतलब मैं दे ही नहीं रहा। है. जैसे कि सारे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है. हाँ, क्योंकि वही बात है कि यू कांट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एग्ज़ैक्टली। आपको आपको सिर्फ एक टीचर आपका बहुत फेवरेट है, आप उससे सिर्फ बना के रख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा ना. हुँ, हुँ, यू हैव टू हैव कनेक्शंस विद योर टीचर्स, ये तो पहली बात है. हुँ, और दूसरी बात है, रिकमेंडेशंस इम्पोर्टेंट हो सकता है बट वो बाद में आता है. सबसे हुँ, पहले तो आप एग्जाम क्लियर कीजिए, आप इंटरव्यू क्लियर कीजिए. अगर आप बहुत अच्छे हो तो रिकमेंडेशन फॉर्मेलिटी है, मतलब मेरे हिसाब से. हुँ, 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 मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रही हूँ बट ऐसा ये करेक्ट है. अगर आप इतने अच्छे हो कि सामने वाला प्रोफेसर आपको लेना चाहता है इन इंटीग्रेटेड पीएचडी, हुँ, एमएससी पीएचडी, तो आपका रिकमेंडेशन लाइक अ फॉर्मेलिटी. हुँ, और वो फॉर्मेलिटी फिल करने के लिए तो आपके पास लोग होंगे जो कि हाँ आपको दे देंगे रिकमेंडेशन. तो एग्ज़ैक्टली। वो हुँ, जी. हाँ, अच्छा सुजाता अब द लास्ट क्वेश्चन हम्म, अभी आप अब आगे आपका क्या प्लान है इन बच्चों के साथ स्पेशली आपके प्लान तो चलो आप पोस्ट डॉक वगैरह जो भी करोगे, बट इन हाँ बच्चों के जी. साथ क्या प्लान है? जो बच्चे आपके ग्रुप में ऐड हुए जा रहे हैं, आपका टेलीग्राम ग्रुप मैंने जी नीचे डाल दिया है, यूट्यूब चैनल भी डाल जी दिया, जी. तो ज़रा आप बताओ कि क्या-क्या प्लान है आपका? क्या-क्या पढ़ाना है आपने और क्या करना है? तो
तो हम लोग पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कोशिश करेंगे खत्म करने का इन स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ये सब से स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी के जो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ, काइनेमेटिक्स हुआ, ये सब चीज हम लोग वो करने का कोशिश करेंगे इन द टाइम विच इज लेफ्ट फॉर देम। okay for us. Yes, हाँ, yes. एक्चुअली मतलब दे हैव Yep. ओनली 2 मंथ्स ना, बिकॉज़ Yes, जैम इज ऑन yes. 13th ऑफ फेब। तो जी हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपने मतलब ये सब टॉपिक अभी सोच रखा है। जी तो आपका ग्रुप वगैरह वो सब तो मैं नीचे एक्सप्लेन मतलब वो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई जी। मैसेज अगर आप देना चाहो तो बच्चों को? बस एक ही मैसेज है, बहुत फेथफुली बिना डरे कोशिश। देखिए डर सबको लगता है बट डर के आगे जीते हैं। तो वही है कि बस ऑनेस्टली अपने आप से ऑनेस्ट होकर के आप मेहनत करो। ऐसे आप दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत मत करो कि आप 18 घंटा पढ़ते हो। कोई 18 घंटा नहीं पढ़ता है, ठीक है। इवन रिसर्च स्कॉलर्स 18 घंटा काम नहीं करते हैं। जिनको अपना पेपर जल्दी खत्म करना होता है वो भी इतना काम नहीं करते। आप अपना कैपेसिटी देखो और बहुत ऑनेस्टली अपने कैपेसिटी से आगे बढ़ो और कंपेयर मत करो। आप जहाँ पे हो वहां से आगे बढ़ना है। अगर आप ऑनेस्टली करोगे तो ऑब्वियसली क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो फिर थैंक यू सो मच सुजाता फॉर योर टाइम। Thank you बहुत so अच्छा much. लगा, शायद बच्चे पसंद करेंगे इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, सो बाकी आगे प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, सो मिलवाते हैं आपको Okay. बच्चों से, बच्चे बहुत जल्दी आपको देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू Thank सो you. ओके, It बाय was बाय। nice talking to you. Thank you. थैंक यू।